व्हीकल एंड फ्यूचर मोबिलिटी से जुड़े हुए आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एल वेंकटेश्वरलू जी, श्री प्रशांत बनर्जी, श्री सुशांत नायक, श्री राम ट्यूलरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशिश ग्रुप, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में कुछ नयापन किया है, ऐसे उपस्थित सभी मित्रों, मैं आप सबकी ओर से और प्रदेश शासन की ओर से आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या भूमिका का निर्वहन कर सकता है, वह पिछले 9 वर्ष के अंदर एक नए भारत की जो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रही है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्तव में जो मुख्य यानी जिसको आप एक सीईओ कह सकते हैं, वो आज आपके सामने हैं और वह हैं भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। मित्रों, ये संवाद हम सबको भले ही इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्राप्त होगा ही, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति हो या समाज, अगर हम समय से एक कदम आगे चलने की स्थिति में नहीं होंगे तो समय हमें पीछे धकेल देगा। हम विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हमें हमेशा समय से एक कदम आगे बढ़कर के सोचना पड़ेगा और ई मोबिलिटी में और उसकी फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं, इस सत्र में अपना मुख्य उद्बोधन देने के लिए जिनके पास यह विजन है और उस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने की एक क्षमता है, वह नाम है नितिन गडकरी जी के रूप में। वह व्यक्तित्व आज हम सबके सामने आए हैं। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति उनकी शुभेच्छा रही है। उत्तर प्रदेश के और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबको देखने को मिलता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाईवे को 2 लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन में, 6 लेन को 8 लेन में, 6 लेन को 12 लेन के एक्सप्रेसवे भी, देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच में भी
विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 घंटे लगते थे और आज 45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ आ सकते हैं। मुझे याद है जब 2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 जनवरी 22 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना था। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास वहां प्रारंभ प्रस्तावित था और उस शिलान्यास के कार्यक्रम को करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम भी दे दिया था, लेकिन विजिबिलिटी के कारण पायलट ने अलाउ नहीं किया। तो मेरे पास जानकारी भी, तो मैंने हिम्मत की, मैंने कहा अगर पीएम साहब बाई रोड आ सकें तो लोगों के लिए कल्पना थी क्या ये संभव हो पाएगा। ये वो समय था जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने कहा क्या तैयारी है, मैंने कहा भी अब अगर आ सकें तो हम लोग तैयार हैं। दिल्ली से मेरठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और मात्र 45 मिनट से कम समय प्रधानमंत्री जी को वहां आने में लगा। मुझे याद है उससे पहले 5 साल पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 घंटे 5 घंटे लग जाते थे। लोग नहीं, अब मैं देखता हूं दिल्ली के लोग जो मेरठ के लोग हैं, दिल्ली में काम करते हैं, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, वापस मेरठ आ जाते हैं, कार्य करके वापस आ जाते हैं। ऐसे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहीं भी इस कनेक्टिविटी का लाभ आज हम देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी को बेहतर होने का परिणाम इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के पीछे वह भी एक रहस्य है। यही नहीं, देश का पहला वाटरवे प्रारंभ हो हल्दिया से वाराणसी के बीच में, वह भी आपके पास जब यह विभाग था आपने इस कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया और अभी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज का शुभारंभ वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में वह रिवर क्रूज भी प्रारंभ किया है, जो वाराणसी से प्रारंभ होकर के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। उस विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और वर्तमान की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में हमारी क्या प्रोग्रेस है, हम लोग इससे आगे जाकर के हाइड्रोजन एनर्जी का, इथेनॉल के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के साथ साथ हम हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग इसमें कैसे कर सकते हैं, यह आज की और फ्यूचर की हमारी संभावनाएं हैं जिस फील्ड में हमें कार्य करने की आवश्यकता है। आज के दिन पे सच है कि देश के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वह ज्यादातर ई रिक्शा के रूप में है। 2 व्हीलर सबसे अधिक कर्नाटक के पास है और 4 व्हीलर महाराष्ट्र के पास है। ये 3 राज्य देश के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादातर जो फील्ड में है, इन तीनों ने कार्य किया है और इसलिए उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी ला करके इस फील्ड की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। मेरा यह मानना है जैसे आज के दिन पर हमारे पेट्रोल पंप हैं, इससे भी नजदीक हर 15 किलोमीटर की दूरी पर या 25 किलोमीटर की दूरी पर हम चार्जिंग स्टेशन स्थापित करवाएं। अभी से प्लानिंग होनी चाहिए, अभी से हम तैयारी करें, अभी से उस दिशा में कार्य प्रारंभ होंगे तो उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। और प्रदेश सरकार इस दिशा में, अगर वास्तव में आपने देखा होगा, मैं जनवरी फर्स्ट वीक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में था। स्मॉग के कारण पूरी हवा वहां दम घुटू सी थी और वहां पर कुछ ही देर मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ा था, पूरे आंखों में जलन होने लग गई थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा इतनी जलन क्यों हो रही है? तो पता लगा स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में समस्या आ रही थी। हमें पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अगर वास्तव में कदम बढ़ाने हैं तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को और फ्यूचर की
जो हमारी व्यवस्था है वह हाइड्रोजन एनर्जी के इस फील्ड में कैसे कार्य करते हुए हम लोग इस फील्ड की स्ट्रेंथनिंग में कार्य कर सकते हैं। वास्तव में जितनी डिमांड होगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे ही आप देखना कि यह अपने आप सस्ता होता भी दिखाई देगा। लेकिन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, इसके लिए नए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। लेकिन प्राइवेट प्लेयर भी जब इस फील्ड में आएंगे तो इन संभावनाओं को और गति देने में मदद मिलेगी और इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। वैसे ही जैसे याद करिए मोबाइल फोन की पहले जब इनकमिंग कॉल भी 16 रुपये की पड़ती थी और आज कोई पूछता नहीं है, आज वो फ्री में उपलब्ध है। डिमांड हुई तो लोगों ने उसके साथ उसकी कीमत भी कटती गई, हटती गई और अंततः ऐसा हुआ कि फ्री में ही सुविधा प्राप्त होने लग गई है। उसके बहुत सारे फीचर आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, हम उससे भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसे ही इस फील्ड में भी हमें ग्रीन हाइड्रोजन का हो, ग्रीन एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस फील्ड में भी जो व्यापक संभावनाएं हैं इसको प्रोत्साहित करने की दिशा में हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे, इस दिशा में प्रयास करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन एनर्जी अभी महंगी पड़ रही है, अभी वह उस पर काफ़ी कार्य चल रहा है और अब जैसे जैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं तो इसके बारे में नया विजन माननीय गडकरी जी का आज हम सबको यहाँ पर देखने और सुनने को प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में माननीय गडकरी जी का आज यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अपनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने इस समिट के लिए अपना समय दिया और जो भी देश और दुनिया से आए हुए निवेशकों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए आज अपना मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का जिन्होंने इस फील्ड में रुचि लेकर के बड़े तन्मयता के साथ इस पूरे समिट को अपना स्वयं का आयोजन माना और उसको सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for sharing your vision. I would now request the Honorable Chief Minister to facilitate Nitin Gadkari ji. Thank you. Thank you very much. I would now like to invite the Honorable Minister for Transport, Government of India, Shri Nitin Gadkari ji. उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय परिवहन मंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, नीति आयोग के सीईओ
परमेश्वरन अय्यर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी परिवहन श्री एल वेंकटेश्वरलू जी, प्रशांत बैनर्जी, सुशांत नाइक, श्री राम तुलमुरी, श्री हरि मुल्कन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मैं योगी जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में पहली बार इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इसका विचार करके काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश में लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कि उनकी ये विजन उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदल देगी। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर जीवन में विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती। एंड लैक ऑफ विजन इज ए बिग प्रॉब्लम। और उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर करने के लिए रोजगार निर्माण करना पड़ेगा। रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री आनी चाहिए। इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। ये विजन का मैप तैयार करके एक प्रकार से ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाकर उत्तर प्रदेश को देश का विकसनशील राज्य बनाने का जो सपना योगी जी का है, उस दृष्टि से उनका ये जो प्रयास है वो बहुत एप्रोप्रिएट हाईवे पे चल रहा है। और योगी जी की गाड़ी, उत्तर प्रदेश की गाड़ी, इस एक्सप्रेस हाईवे से ऐसे स्पीड से दौड़ रही है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से निश्चित रूप से ये तकलीफ दूर होगी, ये मेरा विश्वास है। और मेरे मन में इसकी विशेष रूप से खुशी है कि योगी जी ने इस इनिशिएटिव को लिया है। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पर ये आज का सेमिनार रखा हुआ है वो देश के हमारे दो बड़े चैलेंजेस है, आह्वान है। एक आह्वान हमारे पास है कि इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी में अभी हमारे यहाँ 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है। 16 लाख करोड़। और इस देश के इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ हमारे बाहर जा रहे हैं। हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है। 85% हमारा पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है। और इसलिए अब हमको एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनाना है। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है। और इस सपने में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। और योगी जी के नेतृत्व में ये सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है कि हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। योगी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि नोएडा में जाने के बाद कैसे प्रदूषण होता है, मैं दिल्ली में कम रहता हूँ, जब भी आता हूँ तो इन्फेक्शन हो जाता है। इसका कारण हमारे देश में साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम। और मैं जिसका मंत्री हूँ और जिसके मंत्री दयाशंकर सिंह जी है, हमारे विभाग का कंट्रीब्यूशन 40% इस एयर पोल्यूशन में है बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब आपको ये पता नहीं है कि आपको डॉक्टर को कितना बिल देना पड़ता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं होता है।
पर हमारे देश में हमको ऐसी नीति बनानी चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इसी बात के लिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश के सामने ये विजन रखी है और मुझे विश्वास है कि मैं दो बातों का अक्सर जिक्र करता हूँ और उसको ऊपर अनुकरण भी करता हूँ। मेरा विश्वास है कि ये दो फिलॉसफी देश के तस्वीर को बदल सकती है। द फर्स्ट फिलॉसफी इज नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी फिलॉसफी मैं अक्सर याद रखता हूं कि no material is waste, no person is waste, it is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership like Yogi ji, that you can convert waste into wealth. और हमारे देश की ये 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी में मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ योगी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये मिशन में 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी कम से कम बनाने की क्षमता उत्तर प्रदेश की है और आपके नेतृत्व में इसमें सफलता मिलेगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है, आप इन्वेस्टर हैं, आप टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बीच में हुए बिना यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अभी प्रेजेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर 7.8 लाख करोड़ है। वर्ल्ड के सभी ऑटोमोबाइल ब्रांड हिंदुस्तान में प्रेजेंट है। ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी बनाती है, इनका टर्नओवर अभी 50,000 करोड़ का है और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.8 लाख करोड़ की है। हमारी बजाज, टीवीएस और हीरो, इनके 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होते हैं। हमारे देश में 4 करोड़ रोजगार इसी इंडस्ट्री ने खड़े किए हैं। यही इंडस्ट्री ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा रोजगार क्रिएट करती है। यही इंडस्ट्री है कि जिसने राज्य सरकार को और भारत सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और मैंने एक मिशन के रूप में एक तय किया है कि 5 साल के अंदर ये 7.8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को हमको 15 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को बनाना है।